बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट जो है वो 8 करने जा रहे हैं हम, पार्ट 8। और वंडरवॉल्स फोर्सेस का पार्ट 6 करने जा रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो टॉपिक है बुक खोल लीजिए, आपकी बुक का पेज नंबर 107, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब इसके अंदर भी एक सब हेडिंग और देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इन द लाइट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमने इसका जो है वो पार्ट 1 में स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट समझा था। और इसमें हमने देखा था कि वाटर जो है उसका हाई स्पेसिफिक हीट जो है उसकी वजह क्या है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी वजह है, और उसके पीछे जो है इससे क्या रिजल्ट्स निकलते हैं वाटर की इस हाई स्पेसिफिक हीट के वेदर के ऊपर, उसके हमने सारी डिटेल्स देखी थी। ठीक है, पिछली वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक्स मौजूद हैं इस चैप्टर की पिछली वीडियोस की। और अगर आपको पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है सारे, तो उसके लिए प्लेलिस्ट मौजूद है। ये जो आपको यूट्यूब पे स्क्रीन नज़र आ रही है, इसी के नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, देखें उस पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 18-20 प्लेलिस्ट हैं। ठीक है, तो वहाँ पर 11th केमिस्ट्री न्यू बुक लाजमी लिखा होगा, तो उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट खुल जाएगी वो, और उसमें सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, बिल्कुल एक एक वीडियो। और अगर आपको ये डाउनवर्ड एरो नज़र आता है पेज पर, तो इस पर क्लिक करें तो फिर आपको मज़ीद जो है वो प्लेलिस्ट जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी जो है वो मैट्रिक पाकिस्तान स्टडीज़ इन टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान वो भी चल रहा है। ठीक है, और जो है वो बायोलॉजी मैट्रिक सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू बुक, उसके 5 चैप्टर्स के कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं रिप्रोडक्शन तक जो है वो मौजूद हैं। वो आप उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 9 मैट्रिक बायो न्यू बुक लिखा हुआ होगा तो वहाँ पर वो मौजूद हैं। इसके अलावा आपकी बेसिक्स जो हैं मैथमेटिक्स की वीक हैं, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें वीडियोज़ हैं, वो देखिए। आपकी केमिस्ट्री की बेसिक वीक हैं, तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो वीडियोस देखें ताकि आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो उसमें वो देखिए, आपकी इंग्लिश जो है उसकी बेस अच्छी हो जाएगी। और अगर आपके टेंसेस वगैरह आप सीखना चाहते हैं, या फिर जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है वो सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देखिए, उसके अंदर वो भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। पिछली जो हमारे पास पुरानी बुक्स हैं केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, फ़िज़िक्स की, बायो की तो नहीं होंगी, पिछली ओल्ड बुक की केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स, इनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, लिखा हुआ उसके ऊपर ओल्ड बुक। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई थी पिछली बुक के ऊपर, लेकिन बुक चेंज हो गई, तो वो भी आप देख लीजिए। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसको खालिस उर्दू में कहा जाता है नुक्ता खोलाव, नुक्ता खोलाव। ठीक है, मतलब क्या होता है ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन द लाइट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट।
पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट वो हाई है, उसके पीछे वजह क्या है? हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसके पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, नोट्स मैंने लिए हुए हैं, वो साथ साथ मैं लिख दूंगा आपको। पहले बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है ये? किसी लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर वो लिक्विड बॉयल होना शुरू करता है। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो समझ जाइए, जब आप पानी को हीट देना शुरू करेंगे, पानी को गर्म करना शुरू करेंगे, तो जैसे ही आपका थर्मामीटर जो है वो ये बताएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है, उसी वक्त आपके पानी के अंदर आपको एक बबल जो है, पानी की सरफेस के ऊपर एक बबल जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल प्रीसाइज और एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। आपने उस पानी के अंदर थर्मामीटर लगाया हुआ है, ठीक है। आपका थर्मामीटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग जैसे ही देगा, उस पानी में से एक बबल जो है आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि बॉइलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका, और जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा। कोई भी आपसे पूछता है, मैं हमेशा वन वर्ड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक वर्ड में अगर किसी को जवाब देना हो कॉन्फिडेंटली, जिस तरह अगर आपसे कोई पूछे, मैं पूछता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, आप मुझे टू द पॉइंट बात बोलेंगे, सर ये मार्कर है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह आपसे कोई पूछता है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप बोलेंगे ये टेम्परेचर है। अगली बात अगली बात उसके बाद होगी, कौन सा टेम्परेचर है? टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर है एट विच जिस पर लिक्विड्स, माया जो होते हैं लिक्विड्स, स्टार्ट टू बॉयल वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू करते हैं। और लिक्विड के बॉयल होने की, जब हम बॉयलिंग की बात करते हैं ना, तो आपके जहन में लिक्विड वो उबलता हुआ लिक्विड आ जाता है। नहीं, उस लिक्विड की बात नहीं हो रही, उसको काफ़ी देर हो गई, ठीक है, उस लिक्विड की बात नहीं हो रही है, याद रहे। 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, जिस पर लिक्विड्स जो है वो स्टार्ट करते हैं बॉयल होना। आप कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है, दोनों तरफ आपको देखना होगा। थर्मामीटर की रीडिंग भी देखें। जब आपने चूल्हे पर रख दिया है इस पानी को, उस पानी के अंदर आपने थर्मामीटर लगा दिया है, ठीक है, तो आप जो है वो थर्मामीटर की रीडिंग देखें। जैसे जैसे पानी गर्म होता रहेगा, थर्मामीटर जो है उसका मर्क्यूरी, उसके अंदर जो पारा मौजूद है वो ऊपर जाता रहेगा, ठीक है, एक्सपेंड होता रहेगा। और जैसे ही थर्मामीटर की रीडिंग पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, वो मर्क्यूरी वहाँ पे पहुँचेगा, उसी लम्हे आपको पानी की सरफेस पर एक बबल बनता हुआ नज़र आएगा। तो आप समझ जाइए कि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है। तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं यहाँ पर कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई क्यों है, ज़्यादा क्यों है दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में। दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है हाई क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? नोट्स में डाल लीजिए अब ये बातें। पहली वजह इसके पीछे ये है कि H2O मॉलिक्यूल मेक 4 बॉन्ड्स इन 3D स्पेस। H2O मॉलिक्यूल्स मेक 4 बॉन्ड्स with other H2O molecule, with other H2O molecules in 3D space, in 3D space। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कौन सी होती हैं? बहुत आसान है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हमारी इस कायनात में, पूरी कायनात में, हमारी ज़मीन और ज़मीन से बाहर चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे, जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, और जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल के लेवल पे, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब, हर वजूद जो है, एवरी सिंगल एंटिटी,
हर वजूद जो है, उसका जिस्म जो है, उसकी बॉडी जो है वो 3 अतराफ़ में बिखरी हुई है, 3 डायमेंशंस में बिखरी हुई है। आप अपने आप को ही देख लें, आप इस पेज को देख लें, आप इस मार्कर को देख लें, इस बोर्ड को देख लें, एक डस्ट पार्टिकल को देख लें, एक मॉलिक्यूल, एक आयन को देख लें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देख लें, उसका वजूद, उसकी बॉडी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बिखरी हुई है। तो ये जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, इन्हीं को हम कहते हैं 3D, 3 डायमेंशंस। तो यहाँ पर ये जो 4 बॉन्ड बनाएगा एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये रहा, तो ये 4 बॉन्ड इस तरह से बनाएगा, H2O, 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 H2O। ये किस तरह बॉन्ड बना रहा है, ये इसकी डिटेल्स हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। बहरहाल 4 बॉन्ड बनाने का नतीजा ये निकलेगा। और ये बॉन्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल भी देखें, ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी 3D है। जैसे ये मार्कर 3D है, मैं 3D हूँ, आप 3D हैं, हम सब 3D हैं। तो हमारा वजूद जो है, हमारी बॉडी जो है, वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बिखरी हुई है 3 डायमेंशंस में। तो ये मॉलिक्यूल है, ये भी 3D है, ये जो मॉलिक्यूल है ये भी 3D है, ये भी 3D है, ये भी 3D है, ये भी 3D है। और जब ये 5 मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बनेगा, 5 मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बनेगा, तो वो भी 3D होगा। ठीक है, ये 5 मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो इनका जो 5 मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बनेगा 4 बॉन्ड्स की वजह से, तो इन 5 मॉलिक्यूल्स के ग्रुप की लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। यानी कि इन्होंने जो स्पेस कवर किया हुआ होगा, इन 5 मॉलिक्यूल्स ने उस स्पेस का, उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। इसी तरह का एक ब्लॉक जो है इसके बराबर में भी होगा, इसी तरह का एक ब्लॉक इसके बराबर में भी होगा। इस तरह से ये मामला होगा। तो पहला रीज़न हाई बॉइलिंग पॉइंट का ये है कि H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं विद अदर H2O मॉलिक्यूल्स इन 3D स्पेस। समझ में आ गई भाई? अब इसको नोट्स में डाल लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि 4 बॉन्ड बने हुए हैं और उसकी वजह से 5 H2O के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं 3D स्पेस में, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने का क्या ताल्लुक़, मैं आपको बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, एट विच लिक्विड्स स्टार्ट टू बॉयल, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड शुरू करते हैं बॉयल होना। और ये टेम्परेचर आपको मिलता कब है? ये टेम्परेचर आपको मिलता कब है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, हीट अप करते हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? हीट अप करते हैं, यानी कि उसको हीट देते हैं। आपने पानी को चूल्हे पर रखा था ना, तो चूल्हे में से क्या निकल रहा है? हीट निकल रही है। वो जो गैस जल रही है उससे क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। वो हीट जो है, वो हीट टेम्परेचर को बढ़ा रही है। वो हीट जो जा रही है पानी के पास, वो क्या कर रही है जाके? वो हीट पानी के पास जा रही है, पानी के पास नहीं जा रही। ठीक है, एक आम स्टूडेंट तो ये कह सकता है, या एक आम शख्स तो ये कह सकता है कि भाई ये हीट जो चूल्हे से निकल रही है, ये हीट जो है वो पानी के पास जा रही है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट ये नहीं कहेगा, वो ये बोलेगा कि ये हीट जो चूल्हे से निकल रही है ये पानी के मॉलिक्यूल के पास जा रही है। और आगे चलें तो पानी के मॉलिक्यूल्स के पास जा रही है। ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, इसके पास ये हीट आ रही है, इसके पास ये हीट आ रही है। अब ये हीट जो है वो जिसको मिल रही है, किनको मिल रही है? इस H2O के मॉलिक्यूल को भी, इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है और इसको भी मिल रही है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि आगे इसी ज़बान में बात होगी। ठीक है, फिर आप नाराज़ मत होइएगा कि सर बात समझ में नहीं आई, इसलिए ज़रा ध्यान से सुन लें। ये हीट जो है वो इन चारों मॉलिक्यूल्स को मिल रही है। आपको पता है जब मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल हो, एटम हो, कोई भी हो, जब भी उसको हीट मिलती है तो क्या होता है? वो मोर एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। अब एनर्जी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या नतीजा निकलता है? ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं क्या होगा? ये मोर एनर्जेटिक हो जाएंगे, ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। जब ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा पता है आपको?
ये एक दूसरे से अलग अलग हटेंगे, दूर होंगे। ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, इस H2O के मॉलिक्यूल से दूर होना चाहेगा। ये H2O का मॉलिक्यूल इस H2O के मॉलिक्यूल से दूर होना चाहेगा। और ऐसा कब होगा? जब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और ये कब होगा? जब इन मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। इन मॉलिक्यूल्स को बांध के किसने रखा हुआ है? ये जो बॉन्ड बने हैं, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर जिसने एक H2O दूसरे H2O को बांध के रखा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, दूसरे लफ्ज़ों में क्या होगा? आप देखें, आप दो दोस्त हैं, आपके पास भी जेब में 100 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास भी जेब में 100 रुपये हैं। आप दोनों बराबर हैं, कोई मसले की बात नहीं है। क्या आपका दोस्त कमज़ोर है? नहीं। क्या आप कमज़ोर हैं? नहीं। लेकिन अचानक आपके पास जो है वो 900 रुपीज़ और आ जाते हैं। अब आपके पास कितने हो गए? अब आपके पास 1000 रुपीज़ हो गए। आपके दोस्त के पास 100 रुपीज़ ही हैं। अब आप थोड़ा सा गौर करें, आपके दोस्त ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया आपने किया, और उसका नतीजा आपको क्या मिला कि आपके पास 100 रुपीज़ से अब 900 आपके पास और आ गए, आपके पास हो गए 1000 रुपीज़। आप अगर स्ट्रॉन्ग हुए हैं तो एग्जैक्टली इसका दूसरा रिजल्ट कहाँ निकला है? आपका दोस्त वीक हो गया है ना वीक। देखें, उसने कुछ भी नहीं किया, स्ट्रॉन्ग आप हुए हैं। 100 रुपीज़ आपके पास थे, 900 रुपीज़ और आ गए, 1000 रुपीज़ आ गए, आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए। आपका दोस्त जो है अभी भी उसके पास जो है वो 100 रुपीज़ ही हैं। आपके दोस्त ने कुछ नहीं किया, फ़र्क जो पड़ा वो आपके ऊपर पड़ा, आप एनर्जेटिक हुए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा रिज़ल्ट कहाँ पड़ा? दूसरा नतीजा किस जगह पे निकला? आपके दोस्त पे निकला कि वो वीक हो गया। वो वीक हो गया। देखें, ऑटोमेटिकली ये काम हुआ है। असर एक जगह पे पड़ा है लेकिन दूसरी जगह पर भी पड़ा है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही होता है कि जब आपके ये मॉलिक्यूल्स मोर एनर्जेटिक, ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, मतलब इनके पास एनर्जी का इजाफा हो जाता है। और एनर्जी की कौन सी टाइप है ये? इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी का इजाफा हो जाता है इन मॉलिक्यूल्स के पास, तो उसका अल्टीमेटली दूसरा रिज़ल्ट क्या निकलता है? उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये बॉन्ड जो है इनके दरमियान बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या हो जाती है? ये वीक हो जाती है। ये वीक, कमज़ोर हो जाता है ये बॉन्ड। समझ में आ गई बात? पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग हो गए और इनके दरमियान बॉन्ड जो है अल्टीमेटली वो वीक हो गया। याद रखिए, डिस्टेंस का मतलब क्या है, फासले का मतलब क्या है, और ये बॉन्ड का मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नज़दीक आएंगे एक दूसरे के। और मॉलिक्यूल्स जब नज़दीक आएंगे तो डिस्टेंस उनके दरमियान जो है वो कम हो जाएगा। इन 3-4 चीज़ों का ताल्लुक़ ज़रा समझें। जब ये एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। ये और एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे क्योंकि बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो गया। तो बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने का दूसरा नतीजा क्या निकलेगा? डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। मेन चीज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, कशिश की कुव्वत जिसने इन दो पार्टिकल्स को आपस में बांधा हुआ है। और अगर तो ये H2O के मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो जाते हैं, इनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। आप दे रहे हैं पानी को एनर्जी ना, हीट एनर्जी, वही हीट एनर्जी जा रही है इनके पास। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये H2O के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। एनर्जेटिक हो जाएंगे तो उसका दूसरा रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। बॉन्ड जब वीक हो जाएगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इन पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा। फिर आप मज़ीद, आप तो हीट दिए चले जा रहे हैं ना, आपने चूल्हा बंद थोड़ी ना किया, आप हीट दिए चले जा रहे हैं और ये ज़्यादा
एनर्जेटिक हो रहे हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आखिर फाइनली ये पार्टिकल्स, ये H2O के मॉलिक्यूल इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ये मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स जब अलग अलग हो जाएंगे तो पता है ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड में से बाहर निकलेंगे। उस बर्तन के अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, उस बर्तन में जो पानी भरा हुआ है, उस पानी के अंदर जो H2O के ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान क्या हो रहा है, ये दास्तान सुना रहा हूँ मैं आपको। तो फिर ये उस पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे कि इनके दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा और ये आज़ाद हो जाएंगे H2O के मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर। फिर पानी के अंदर से ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, फिर पानी के अंदर से ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जगह बनाता हुआ कि हट जाओ, दूसरे मॉलिक्यूल्स को बोलेगा साइड में हो जाओ, आई एम नाउ मच मोर एनर्जेटिक, मैं अब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रुकूंगा भाई, कोई बॉन्ड मुझे अभी बांध नहीं सकता, मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया हूँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, हट जाओ, रास्ते में से हट जाओ। और फिर क्या होगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि उस बर्तन में से ये H2O का मॉलिक्यूल यहाँ निकल आएगा बाहर, सरफेस से बाहर निकल आएगा, और हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ क्या हो रही है? यहाँ बॉयलिंग हो रही है, यहाँ बॉयलिंग हो रही है, बॉयलिंग शुरू हो गई। यहाँ पर इसी H2O के मॉलिक्यूल को फिर आप क्या नाम देंगे? आप इसको जो बाहर निकल रहा है इसको आप कहेंगे वेपर। वेपर क्या कहेंगे? वेपर कहेंगे। ये बात जहन में रखिए। तो जब भी बॉयलिंग होती है तो बॉयलिंग के नतीजे में लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वेपर्स क्या हैं? अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इनको हम वाटर वेपर्स कहेंगे। याद रहे, वेपर्स सिर्फ वाटर के नहीं होते, वेपर्स और दूसरे लिक्विड्स के भी वेपर्स होते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि ये वेपर्स वाटर के हैं इसलिए इनको हमने जो है वो वाटर वेपर्स नाम दिया। एक बात और मेरी ज़रा टेक्निकल समझ लीजिएगा, ये 5 का जो ग्रुप था H2O के मॉलिक्यूल्स का, ऐसा ही 5 का ग्रुप और भी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक H2O का मॉलिक्यूल ही अलग हो, ठीक है। इस 5 के ग्रुप के साथ जो दूसरा 5 का ग्रुप है यहाँ पे, इनके दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ। ये 5 H2O के मॉलिक्यूल्स का ग्रुप और यहाँ 5 H2O के मॉलिक्यूल्स का ग्रुप, इनके दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है। तो पहले असल में ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये कोने वाला H2O का मॉलिक्यूल और ये कोने वाला H2O का मॉलिक्यूल, ये पहले एनर्जेटिक होंगे, ये अलग अलग होंगे, ये दूर होंगे। इनके दूर होने का नतीजा एक दूसरे से ये निकलेगा कि ये 5 का पैक अलग हो जाएगा, ये 5 का पैक अलग हो जाएगा। तो ये भी मुमकिन है कि एक H2O के मॉलिक्यूल के बजाय 5 का पैक ये पूरा का पूरा ही बाहर आ जाए, H5। तो ज़रूरी नहीं है कि वेपर जो है वो एक ही मॉलिक्यूल हो, ठीक है। और हकीकत भी यही है कि वेपर सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होता, इसी तरह मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है, छोटा सा मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है। तो ये 5 का पैक H2O का मॉलिक्यूल वेपर की शक्ल में अब ये निकल रहा है। आपको क्या नज़र आएगा अपनी आँख से? आपको नज़र आएगा पानी बॉयल होना शुरू हो गया, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, आपको ये नज़र आएगा ना। तो वेपर्स बनने शुरू हो गए। पूरी कंप्लीट पिक्चर मैंने तकरीबन आपको दे दी है। इसकी इंटरनली भी मैंने आपको बता दिया है क्या है। अब हमें बात समझ में आती है कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू करते हैं। अगर किसी लिक्विड का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो एग्जैक्टली उस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा बॉन्डिंग हुई हुई है। क्या कहा मैंने? अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो एग्जैक्टली उस लिक्विड के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा, इन 5 मॉलिक्यूल्स के दरमियान 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हीट की ज़रूरत होगी। उतनी ज़्यादा आपको हीट चाहिए होगी, उतनी ज़्यादा आपको हीट चाहिए होगी। क्योंकि यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं? यहाँ पर इसके अंदर 4 बॉन्ड हैं। आप यहाँ से दूसरे 5 के पैक के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है उसको आप तोड़ भी देंगे
तो मज़ीद आगे बॉन्डिंग मौजूद है। मैंने दोनों पोजीशंस आपको बताई हैं कि ये H2O के मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग होंगे, 4-4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हाई इसीलिए है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद ज़्यादा है। ठीक है भाई। ये पहला पॉइंट मैंने लिख दिया। रीज़न क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स 4 बॉन्ड्स विद अदर H2O मॉलिक्यूल्स इन 3D स्पेस। अच्छा, हैंस लिहाजा, हैंस मतलब लिहाजा, तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा भाई? हैंस लिहाजा एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स। एक्स्ट्रा एनर्जी, अब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स, टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स। लिख लीजिए भाई। अगर इसका मवाजना करें हम, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब अगर हम कंपैरिजन करें, अभी तो हमारे पास एक लिक्विड है ना, वाटर, अब किसी दूसरे लिक्विड से इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट अगर हम लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी लिक्विड है, हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी लिक्विड है, हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं, बट लेस हाइड्रोजन बॉन्ड, बट लेकिन लेस हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद जो है वो कम है देन H2, देन H2O के मुकाबले में। ठीक है भाई। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो निकलेगा। ठीक है भाई। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा हाई डेंसिटी। तीसरी प्रॉपर्टी, वाटर जो है इसकी डेंसिटी जो है वो हाई होती। डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी क्या होती है? आसान सा समझ में आने वाली बात, किसी चीज़ को हम डेंस कहते हैं ना, तो हम कहते हैं ये गाढ़ा है, गाढ़ा। ठीक है भाई। तीसरी प्रॉपर्टी हाई डेंसिटी। इसके ऊपर मैं तफसील से एक वीडियो बना चुका हूँ, डेंसिटी बाय रटना नहीं समझना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लें। हाई डेंसिटी, डेंसिटी वाटर की हाई है, उसके पीछे वजह क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। H2O मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब घेरते हैं, लेस वॉल्यूम। अब 3 4 5 चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, आपको उनको बैक वक्त जहन में रखना पड़ेगा। इनका आपस में ताल्लुक़ क्या होता है बताता हूँ। H2O मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम बिकॉज इसके पीछे वजह क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से नज़दीक आएंगे। तो एक दूसरे से जितना नज़दीक आएंगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? ओवरऑल उसके वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ेगा ना। वॉल्यूम का मतलब क्या है? आसान सा, साइज़। वो जो मैं 3D इससे पहले बोल रहा था, 3 डायमेंशन,
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर वजूद जो है वो 3 अतराफ़ में बिखरा हुआ है। तो यहाँ पर उसी को तो वॉल्यूम कहते हैं असल में। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है? आप बोलेंगे याद है सर हमें, वॉल्यूम मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है ना वॉल्यूम। तो भाई इसी को तो मैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसी को तो कह रहा हूँ। लेंथ लंबाई है, ब्रेड्थ चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। तो यही तो 3 डायमेंशंस हैं, यही तो 3D हैं। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यही 3D हैं। तो इसी को वॉल्यूम कहते हैं हम। तो ये क्या बताता है आपको आसान लफ्ज़ों में? वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का के वजूद के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी के बारे में आपको वॉल्यूम बताता है कि उसका कितना, उस बॉडी का कितना हिस्सा, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर का ये भी एक बॉडी है, ठीक है, इसकी बॉडी का कितना हिस्सा लंबाई में मौजूद है, इस बॉडी का कितना हिस्सा जो है वो चौड़ाई में मौजूद है, और इस बॉडी का कितना हिस्सा ऊंचाई में मौजूद है। इसकी दूसरे लफ्ज़ों में हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसके। तो जब भी वॉल्यूम की बात की जाती है तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात की जाती है, यानी कि 3 डायमेंशंस की बात की जाती है। अब यहाँ पर एक H2O के मॉलिक्यूल और दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये क्यों ज़्यादा है डिस्टेंस? उसकी वजह ये है कि बॉन्ड जो है वो वीक है। बॉन्ड जो है वो वीक है। अगर बॉन्ड वीक है तो कम एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। और अगर आपको डिस्टेंस कम नज़र आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यहाँ पर आपको कम एनर्जी चाहिए होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ दूसरा भी काम हो रहा है कि ये अगर डिस्टेंस कम है तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम भी कम है। ये डिस्टेंस अगर कम है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी, साइज़ भी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी कम है इस डिस्टेंस के कम होने की वजह से। समझ में आ गई बात? और ये डिस्टेंस कम क्यों है? क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड ने ज़्यादा इनको बांध रखा है आपस में, और ज़्यादा बांधने के लिए इनको ज़्यादा नज़दीक आना ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? तो वॉल्यूम यहाँ पर कम है, और इसीलिए अगर ये बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गया। तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट जो है वो वॉल्यूम मोर, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आपने कनेक्शन देखा? 3 चीज़ों का कनेक्शन यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया है, एनर्जी का, वॉल्यूम का और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड का। इन तीनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है? अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम कम होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वॉल्यूम कम होगा। वीक बॉन्ड होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब तीसरा, एनर्जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वॉल्यूम कम होगा, एनर्जी ज़्यादा आपको चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए। वीक बॉन्ड होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कम एनर्जी चाहिए होगी आपको इसको ब्रेक करने के लिए। ज़हन नशीन कर लें आप। तो बहरहाल यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो लेस है, कम है, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। इन्वर्सली रिलेशनशिप होती है। डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। 2 किस्म की प्रोपोर्शनैलिटी होती हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है। यहाँ पर अगर डेंसिटी किसी की बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? अब यहाँ पर देखें, हाई डेंसिटी अगर मौजूद है तो H2O के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम वॉल्यूम जो है वो घेरते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद है उनके दरमियान, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर लेस वॉल्यूम है तो हाई डेंसिटी।
समझ में आ गई बात? हैंस लिहाजा मोर डेंस या डेंसिटी। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी डेंसिटी होगी? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये डेंसिटी होगी। पानी की डेंसिटी जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब देखें क्विक में जो है, आपके ज़रा माइंड को चेक करता हूँ, क्विक माइंड को चेक करता हूँ। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्यूबिक कहलाता है, 3 जो लिखा हुआ। अब मुझे बताइए आप, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी जो है वो आपके ख्याल में 1 ग्राम से कम हो जाएगी या 1 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगी? सोच के बताइए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी की डेंसिटी जो है वो आपके ख्याल में बढ़ जाएगी या घट जाएगी? अगर बढ़ जाएगी तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर घट जाएगी तो 1 से कम हो जाएगी। तो हमारा ख़्याल ये है कि टेम्परेचर क्योंकि आपने बढ़ा दिया है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है। अब देखें कनेक्शन देखें, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट आपने ज़्यादा सप्लाई की है, हीट आपने ज़्यादा सप्लाई की है, तो वो हीट किसके पास गई है? हीट H2O के मॉलिक्यूल्स के पास गई है। H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि जो बॉन्ड है वो वीक हो गया है। ठीक है, वो वीक हो गया है और डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है। इसको ऐसे करते हैं, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। और अगर डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है तो इसका मतलब बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके दरमियान क्या हो गया है? वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है। और डिस्टेंस बढ़ गया है मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गया है, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला है? वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी जो है वो लेस, डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। बड़ा ज़बरदस्त मैंने नक्शा बनाया है। हीट आप दे रहे हैं H2O के मॉलिक्यूल्स को, वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं, उसके नतीजे में H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड जो है वो वीक हो रहा है। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, और वॉल्यूम और डेंसिटी इन्वर्स रिलेशनशिप रखते हैं, तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ने से डेंसिटी जो है वो कम हो रही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारे पास ये डेंसिटी थी 1 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये 1 से कम हो जाएगी। ये जो है वो 0.8 कर लें, 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं की भाई, अंदाजे से सिर्फ आपको बताई है कि 1 से कम हो जाएगी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 2 मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, पानी की, बॉइलिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें अभी भी डेंसिटी क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, वक्त की कमी है, तो वीडियो सर्च कर लें, डेंसिटी को अलग से समझ लें पूरी तफसील से। मैंने उस पर, डेंसिटी बड़ा कॉन्सेप्ट है बहुत,
ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।